हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर 12 भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। आज के इस चैप्टर में हम देखेंगे कुछ समस्याओं के बारे में जो हमारे भौगोलिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, खास करके नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। ये समस्याएं हैं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, नगरीय अपशिष्ट निपटान की समस्या, गंदी बस्तियों की समस्या तथा भूमि निम्नीकरण की समस्या। ये जितनी भी समस्याएं हैं इसको हम लोग 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो इस चैप्टर का पहला वीडियो है जिसमें हम पर्यावरण प्रदूषण और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, जबकि अगले वीडियो में हम नगरीय अपशिष्ट निपटान, गंदी बस्तियों की समस्या और भूमि निम्नीकरण की समस्या की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण क्या है। पर्यावरण प्रदूषण कहते किसको हैं? तो मानव की जो भी क्रियाकलाप होते हैं उसके कारण हमारे पर्यावरण में कुछ अवांछित या प्रतिकूल परिवर्तन होते हैं, यानी कि निगेटिव चेंजेस होते हैं, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास होता है, उसकी क्वालिटी डाउन होती है, जिसकी वजह से हमारा ये पर्यावरण मनुष्यों और जीवों और पौधों के लिए हानिकारक होने लगता है। ऐसी स्थिति को ही हम कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण को हम कई प्रकारों में बांट सकते हैं, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। तो आइए एक एक को हम बारी बारी चर्चा करते हैं डिटेल में। सबसे पहले है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से जनसंख्या की डिमांड बढ़ रही है, जिसके कारण नगरीकरण हो रहा है, औद्योगिक विस्तार हो रहा है। इस नगरीय और औद्योगिक विस्तार के कारण जब हम इस नगर क्षेत्र से और उद्योगों से जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको जब हम जल में प्रवाहित करते हैं, जैसे प्लास्टिक, रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ या कूड़े कचरे को जब हम जल में प्रवाहित करते हैं तो जल की गुणवत्ता का ह्रास होता है, यानी कि जल की क्वालिटी, वाटर क्वालिटी डाउन होती है, जिसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ से ये पोल्यूटेंट निकलते हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं? तो 2 स्रोत इसके सामने आते हैं। एक है प्राकृतिक स्रोत, दूसरा है मानवकृत स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में अपरदन होता है। अपरदन मतलब इरोजन, यानी कि जब भी नदियों या वायु के द्वारा चट्टानों को काट के और एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित किया जाता है, तब बहुत सारा मलबा नदियों में डाल दिया जाता है। नदियों में बहुत सारा मलबा इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से नदी का पानी बहुत गंदला सा हो जाता है, गंदा सा हो जाता है, जिसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। दूसरा है भूमिस्खलन, लैंडस्लाइडिंग। पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत बड़े बड़े भूमि का टुकड़ा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण खिसक के नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मलबा नदियों में प्रवाहित होने लगता है और नदी का जल प्रदूषित हो जाता है। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के मरने के बाद उनके अवशेष नदियों के जल में प्रवाहित होते हैं और उसी में सड़ते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कार्बनिक तत्व जो होते हैं वो नदियों के जल में मिल जाते हैं और नदियों के स्वच्छ जल को प्रदूषित करते हैं। तो इस तरीके से प्राकृतिक स्रोतों से भी कुछ जल प्रदूषित होता है। इस तरीके से प्रदूषित होने वाले जल को प्रकृति स्वयं स्वच्छ कर लेती है, जबकि मानवकृत जो स्रोत है, मानव के कार्यों द्वारा जो जल प्रदूषण होता है वो इतनी ज़्यादा मात्रा में होता है और फ्रिक्वेंटली होता है, जिसकी वजह से हमारी प्रकृति उसको साफ नहीं कर पाती है। तो अगर हम देखें तो जल प्रदूषण में प्राकृतिक स्रोत की अपेक्षा मानवकृत स्रोत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। आइए देखते हैं मानवकृत स्रोत कौन से हैं। जितने भी औद्योगिक विकास होते हैं, उद्योग का विकास के कारण उद्योगों का जो कचरा होता है उसको हम डायरेक्टली नदियों के पानी में प्रवाहित कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी नदियों का, हमारे तालाबों, झीलों का जो पानी होता है वो गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्रों से निकलने वाले जो रसायन होते हैं वो भी नुकसान पहुंचाते हैं। कृषि क्षेत्रों में हम कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, शाकनाशकों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से
जो औद्योगिक क्षेत्र होता है वहाँ की भूमि पे रसायनों का संकेंद्रण बढ़ जाता है, और जब वर्षा होती है तो यही जो कृषि क्षेत्र होता है उस पर वर्षा का पानी गिरता है और इन रसायनों को लेकर नदियों में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे नदियों का या तालाबों का जो जल होता है वो गंदा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। इसके अतिरिक्त नगरों में जो सीवर सिस्टम होता है उसको भी जनरली देखा गया है कि नदियों में ही प्रवाहित किया जाता है, जिससे नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है। इसके अलावा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जहाँ भी स्थापित किए गए हैं वहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा से निकलने वाला जो जल होता है उसको हम सीधे नदियों में प्रवाहित करते हैं, जिसकी वजह से कुछ रेडियो एक्टिव तत्व जो इस नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में यूज़ किए जाते हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व आके और डायरेक्टली हमारी नदियों में प्रवाहित होते हैं और नदियों के स्वच्छ जल को प्रदूषित कर देते हैं। अगला पॉइंट है धार्मिक और सांस्कृतिक क्रियाएं, यानी कि जिस तरीके से धार्मिक और सांस्कृतिक क्रियाओं में हम लोग फूल पत्तियों को प्रवाहित करते हैं या लाशों को जला के और राख को और उसके अतिरिक्त जो हड्डियां बची होती हैं उन हड्डियों को हम गंगा जल में या किसी भी नदी में प्रवाहित करते हैं, जिससे कि मरने वाले को मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे इस क्रियाकलाप से हमारी नदी का स्वच्छ जल प्रदूषित होता है। तो इस तरीके से करके जो धार्मिक कर्मकांड हैं या जो सांस्कृतिक क्रियाएं हैं उसकी वजह से भी हम नदियों के जल को प्रदूषित कर रहे हैं। अब इसमें जो भी जल प्रदूषित हो रहा है उसके पोल्यूटेंट कौन से हैं। अभी तक तो हमने स्रोत देखा, कौन कौन से सोर्स से नदी का जल या स्वच्छ जल जो तालाब का है, झील का है, वो गंदा होता है। अब देखते हैं इन स्रोतों से पोल्यूटेंट कौन कौन से निकलते हैं, प्रदूषक कौन कौन से निकलते हैं जो उस जल में समाहित होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पोल्यूटेंट है बदबू, यानी दुर्गंध, यानी कि स्मेल। कई बार ऐसा होता है कि जो जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं उस जल में और उसकी वजह से उसमें बहुत सारी दुर्गंध निकलने लगती है, जिससे हमारा जो पानी है, स्वच्छ जल है, वो भी बदबूदार जल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा घुले हुए जो ठोस कण जो भी हमारे घरेलू कचरे से निकलते हैं या औद्योगिक कचरे से निकलते हैं, उससे निकलने वाले जो कई ठोस कण, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो नदी के जल में प्रवाहित होते हैं और जल को, स्वच्छ जल को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा जो भी कृषि क्षेत्र हैं वहाँ से अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, कीटनाशक वगैरह जो भी हम यूज़ करते हैं, रासायनिक खाद और कीटनाशक, उस कृषि क्षेत्र से प्रवाहित होने वाले जो जल है जो नदियों में जाके लास्ट में मिलता है, तो नदियों के जल में इन तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला जो कचरा होता है, जो जल होता है, प्रवाहित होता है, उसमें क्लोराइड, फ्लोराइड, तेल, ग्रीस, सल्फेट्स वगैरह होते हैं जो नदी के जल को प्रदूषित करते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी नदियों में प्रवाहित होने वाले औद्योगिक कचरे हैं उसमें सीसा, पारा जैसे तत्व भी होते हैं, ठोस तत्व, मैग्नीज, आर्सेनिक जैसे तत्व भी नदियों के पानी को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा जहाँ भी नाभिकीय रिएक्टर्स होते हैं वहाँ से रेडियो एक्टिव तत्व भी निकलते हैं जो नदियों में प्रवाहित किए जाते हैं और नदी के जल को खराब करते हैं। अब आइए देखते हैं जल प्रदूषण के प्रभाव क्या हैं। जल प्रदूषण का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है मानव के स्वास्थ्य पे, और WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक अनुमान लगाया है कि जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें लगभग 80% बीमारियां प्रदूषित जल के सेवन से ही होती हैं, यानी प्रदूषित जल को पीने से ही 80% बीमारियां होती हैं। अब इन बीमारियों में डायरिया बीमारी है, आंतों में कृमि यानी कि कीड़े जनरेट हो जाते हैं जो हमारे आंतों में स्वेलिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और आंतों को तरह तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम, पोलियो की बीमारी, हैजा, टाइफाइड, पेचिश, ये सब जल के
प्रदूषण के प्रभाव हैं, यानी कि गंदा जल पीने से ही ये सारी बीमारियां होती हैं। अब आइए देखते हैं भारत के संदर्भ में गंगा और यमुना नदियों में प्रदूषण कहाँ से फैलता है, उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं गंगा नदी में प्रदूषण कहाँ से होता है। तो गंगा नदी में प्रदूषण की जो पटरियाँ हैं, यानी कि सबसे अधिक जो गंगा नदी प्रदूषित होती है वो कानपुर, वाराणसी और फरक्का के पास होती है। यानी कि जब गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है उस समय वो उसका पानी शुद्ध होता है, लेकिन जैसे ही ये कानपुर के पास पहुंचती है वैसे ही यहाँ पे कानपुर में स्थापित जो चमड़े के फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ से गंदा जल निकलता है और नदी को प्रदूषित करता है, गंगा नदी के जल को प्रदूषित करता है। इसके अलावा जो हमारा वाराणसी है वहाँ से जो सांस्कृतिक कचरा निकलता है, यानी पूजा पाठ करके मंदिरों से जो कचरा निकलता है, जो फूल पत्तियाँ, सड़ी गली फूल पत्तियाँ हम डालते हैं उसमें, या नदियों में लाशों को प्रवाहित करते हैं, या जली हुई लाशों के राख और हड्डियों को प्रवाहित करते हैं। इसके अतिरिक्त दुर्गा पूजा और जन्माष्टमी के अवसर पे जब हम मूर्तियों को उसमें प्रवाहित करते हैं तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़, ये भी बहुत हद तक गंगा नदी के जल को प्रदूषित करती हैं। इसके अतिरिक्त फरक्का में भी, फरक्का के पास जो भी घरेलू या नगरीय क्षेत्र से जो अपशिष्ट निकलता है उससे बहुत हद तक प्रदूषण फैलता है। तो देखते हैं गंगा नदी में कानपुर से औद्योगिक प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण की प्रकृति है कि कानपुर से औद्योगिक प्रदूषण फैलता है, वाराणसी और फरक्का से सांस्कृतिक गतिविधियों, घरेलू अपशिष्टों से और लाशों के विसर्जन से प्रदूषण होता है। तो ये है हमारी गंगा नदी में प्रदूषण का एक प्रकृति कैसी है। इसके बाद हम देखते हैं यमुना नदी में प्रदूषण की क्या प्रकृति है। तो यमुना नदी में जो प्रदूषण होता है तो प्रदूषण की पटरियाँ यमुना नदी में दिल्ली से चंबल नदी के मिलन स्थान पे है। ये हमारी दिल्ली और यहाँ पे आके चंबल नदी मिल रही है, यानी कि दिल्ली से चंबल नदी तक पूरी हमारी यमुना नदी प्रदूषित हो गई है। अब दिल्ली से चंबल तक में यमुना नदी प्रदूषित होती है आगरा और मथुरा के पास। आगरा में पर्यटन स्थल के विकास होने की वजह से और मथुरा में सांस्कृतिक गतिविधियों की वजह से, यानी कि जो भी मंदिर हैं मथुरा में उनसे निकलने वाले जो अपशिष्ट हैं उनकी वजह से हमारी जो यमुना नदी है वो प्रदूषित हो गई है। इसके अतिरिक्त दिल्ली से घरेलू और नगरीय कचरों के जो निपटान होता है या औद्योगिक अपशिष्टों का जो विसर्जन हम यमुना नदी में करते हैं उसकी वजह से यमुना नदी प्रदूषित हो गई है। इसके अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कृषि की वजह से जो कृषि क्रांति हुई, यानी हरित क्रांति, तब से हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जो सुविधा है वो बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से जो यमुना नदी है वहाँ पे हम जल का अधिक उपयोग करते हैं और कृषि भूमि में रसायनों का प्रयोग करते हैं, जो कृषि भूमि के रसायनों को बहाकर जल ले आता है यमुना नदी में और यमुना नदी के पानी को गंदा करता है। इसके बाद देखते हैं गंगा नदी को साफ करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया। ये कार्यक्रम शुरू हुआ जून 2014 में। इस कार्यक्रम के उद्देश्य थे कि शहरों में जो सीवर सिस्टम है उसको उसका ट्रीटमेंट करके हम नदियों में प्रवाहित करें, यानी कि जो सीवर का पानी हम डायरेक्टली नदियों में डाल दे रहे थे, गंगा नदी में डाल दे रहे थे, उसको अब ट्रीट करके, सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट करने के बाद उसको साफ़ करने के बाद ही नदी में डाला जाए, जिससे हमारी जो नदी है वो गंदी ना हो। इसके अतिरिक्त जो भी गंगा नदी के किनारे जो औद्योगिक शहर हैं वहाँ से जो भी
उद्योगों से प्रवाह हो रहा है उसकी निगरानी करना, ताकि बिना ट्रीट किए हुए उद्योगों से निकलने वाले पानी को गंगा नदी में न डाला जाए। इसके अलावा गंगा नदी का जो तल है उसकी सफाई करना, सफाई करके उसको साफ करना और नदी के जो जल धारण क्षमता है उसका विकास करना। इसके अतिरिक्त नदी के किनारे वनीकरण करना, जिससे नदी में जो वाटर लेवल है वो बना रहे और नदी में जो सिल्टेशन है वो प्रोसेस धीमी पड़ जाए और जैव विविधता में वृद्धि हो। इसके अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में नदियों के किनारे स्थित जो 24 गांव हैं उनको पहचान के और गंगा ग्राम के रूप में उनका विकास करना, यानी कि गंगा नदी के किनारे इन राज्यों में जो भी गांव स्थित हैं उनमें से लगभग 24 गांवों को गंगा ग्राम के रूप में चिन्हित करके उनका विकास करना, ताकि हमारी गंगा नदी की भी सफाई हो और साथ ही साथ इन गंगा नदी से लगे इन 24 गांवों की भी स्वच्छता कार्यक्रम को लागू किया जा सके, जिससे कि हमारी गंगा नदी कुछ हद तक साफ रह सके। इसके अलावा नदी प्रदूषण के प्रति लोगों में इस तरह जागरूकता पैदा करना कि लोग नदियों को साफ रखने के बारे में स्वयं विचार करें और उसके लिए तरह तरह के अपने उपाय अपनाएं। इस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई नमामि गंगे कार्यक्रम योजना के ये उद्देश्य थे, जिससे कि गंगा नदी को साफ रखा जा सके। आइए अब देखते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के बारे में डिटेल देखते हैं। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? तो वायु में धूल, धुआं, विभिन्न तरह की गैसें, धूम्र, कोहरा, दुर्गंध जैसे जब प्रदूषक मिल जाते हैं तो वायु में इनकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से वायु की क्वालिटी, गुणवत्ता इतनी घट जाती है कि ये वायु, ये हवा हम मनुष्यों के लिए या जीव जंतुओं के लिए सांस लेने के लायक नहीं रह जाती है। तो ऐसी गंदी हवा को ही हम वायु प्रदूषण कहते हैं। इस तरह की गंदी हवा के बनने की जो प्रक्रिया होती है वही वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ से वो पॉल्यूटेंट आते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं उद्योग आते हैं। सबसे पहला कारण है, सबसे पहला स्रोत है उद्योग। उद्योगों से निकलने वाले, उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं, उन धुओं से हमारा जो वायु है वो प्रदूषित होता है, गंदा होता है। इसके अलावा परिवहन के जो विभिन्न साधन हैं उसमें डीजल, पेट्रोल, ये सब जो जीवाश्म ईंधन होता है उसके दहन के कारण हमारी वायु प्रदूषित होती है। उसमें कई तरीके की जहरीली गैसें मिक्स होती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो स्वच्छ वायु है वो प्रदूषित हो जाती है। इसके अलावा जो खनन क्षेत्र हैं, जहाँ भी माइनिंग होती है, खनिजों को निकाला जाता है, ऐसे क्षेत्रों में खनिजों के छोटे छोटे जो कण होते हैं, जो हवा में लटकते रहते हैं, निलंबित होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, वो हवा में मिक्स होके और वायु को जहरीली बनाते हैं, वायु को गंदा करते हैं। इसके अलावा घरों में जो कोयले का दहन किया जाता है या फैक्ट्रियों में कोयले का दहन किया जाता है, पेट्रोल डीजल का उपयोग किया जाता है, मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है, उपले को जो जलाया जाता है, उसकी वजह से बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं जो हमारे वायु को प्रदूषित करती हैं। इसके अलावा जहाँ भी सीवर सिस्टम होता है, ओपन होता है, वहाँ पे दुर्गंध उससे फैलती है जो हवा में मिक्स हो जाती है और हवा को स्वच्छ जो वायु है उसको प्रदूषित करती है। अब आइए देखते हैं वायु प्रदूषण करने वाले जो पॉल्यूटेंट होते हैं, प्रदूषक होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, यानी कौन कौन इन स्रोतों से कौन कौन सी गैसें निकलती हैं जो वायु को प्रदूषित करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बदबू, जो भी दुर्गंध निकलती है वहित मल के खुले रहने के कारण जो बदबू आती है, उसकी वजह से जो वायु होती है वो बदबूदार हो जाती है, जो प्रदूषण का एक कारण बनता है। इसके अलावा सल्फ़र डाइऑक्साइड या सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के कारण भी वायु काफ़ी हद तक प्रदूषित हो जाती है, जहरीली हो जाती है। इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, अमोनिया, सीसा, एल्डिहाइड
और एस्बेस्टस, बेरिलियम, ये सब वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। अब आइए देखते हैं वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हैं एयर पोल्यूशन के। वायु प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे कई तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं, जिसके अंतर्गत जुकाम, खांसी, अस्थमा की बीमारी, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, टीबी की बीमारी होती है यानी ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी होती है, साइनस की बीमारी होती है, गले में इन्फेक्शन होने लगता है, फेफड़ों का कैंसर की संभावना बनने लगती है। इसके अलावा तंत्रिका तंत्र से संबंधित कई सारी बीमारियां होती हैं, जिसमें मेन बीमारी है ब्रेन स्ट्रोक होना और पागलपन वाली बीमारी बढ़ने लगती है वायु प्रदूषण के कारण। इसके अलावा रक्त संचार यानी कि ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कई बीमारियां होती हैं, जिसमें वायु में जो निलंबित जो शीशे के कण हैं वो हमारी नसों में जब श्वसन के द्वारा हमारी नसों में चले जाते हैं तो नसों में ये जाके नसों को जख्मी करते हैं, घायल करते हैं, जिसकी वजह से हमारी नसों में स्वेलिंग होने लगती है और जो ब्लड का फ्लो है उस पे प्रभाव पड़ता है और ये लास्ट में हार्ट अटैक या दिल के दौरे के रूप में सामने आता है। इसके अलावा वायु प्रदूषण के कारण हमारी आँखों में जलन होना या शुरू हो जाता है। उसके अतिरिक्त शहरों में धूम्र कोहरा का निर्माण होता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है और ये धूम्र कोहरा भी हमारे आँखों में जलन पैदा करता है, हमारे स्किन पे प्रभाव डालता है। इसके अतिरिक्त धूम्र कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई बार शहरों में एक्सीडेंट वगैरह इन्हीं के कारण घटित होते हैं। इसके अतिरिक्त अम्ल वर्षा होती है। जब वायुमंडल में सल्फ़र डाइऑक्साइड मिक्स होता है उस समय बारिश के पानी में जब ये सल्फ़र डाइऑक्साइड मिक्स होके और नीचे गिरता है तो H2SO4 बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जिसकी वजह से ये सल्फ्यूरिक एसिड जब इमारतों पे पड़ता है तो इन इमारतों के जो खनिज होते हैं उससे रिएक्शन करता है और उस पे बहुत बुरा प्रभाव डालता है। उसी का एक एग्ज़ाम्पल है ताजमहल। ताजमहल जो वाइट मार्बल से बना हुआ है उस पे सल्फ्यूरिक एसिड के इस अम्ल वर्षा के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड के गिरने के कारण ही जो उसमें मार्बल लगा हुआ है वो रिएक्शन करता है और उसका कलर वाइट से अब पीले कलर में चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से वायु प्रदूषण के ये प्रभाव थे। अब आइए देखते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले देखते हैं ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं। विभिन्न स्रोतों से जब इतनी ध्वनि उत्पन्न होती है जो मानव की सहन सीमा से अधिक हो जाती है और मानव अनकंफर्टेबल फील करने लगता है, तब उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब यहाँ ये देखा जाए कि मानव की जो सहन सीमा है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। हर्ट्ज ध्वनि मापने की एक इकाई है। तो कभी भी जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक अगर ध्वनि होती है तो वो ध्वनि प्रदूषण का एक कारण बनता है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या हैं, कहाँ से इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की ध्वनि जनरेट होती है। तो उद्योगों से, जो भी पुराने उद्योग हैं उसमें मशीनों के संचालन में बहुत आवाज़ होती है जिसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अतिरिक्त जो भी तेज़ चलने वाले मोटर वाहन हैं, वायुयान हैं, रेलगाड़ियां हैं, उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। आसपास के क्षेत्रों में इन परिवहन के साधनों के द्वारा बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है जो हमारी सहन सीमा से अधिक होता है। इसके अतिरिक्त मशीनीकृत निर्माण कार्य, बुलडोज़र वगैरह और उससे जो होने वाले तोड़ फोड़ हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अतिरिक्त जो भी चीनी मिल वगैरह हैं वहाँ पे सायरन सिस्टम है और कई बार जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं उसमें लाउड स्पीकर का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से सायरन और लाउड स्पीकर से भी ध्वनि प्रदूषण बहुत हद तक फैलता है। इसके अलावा जब भी जो सामुदायिक गतिविधियाँ होती हैं उनसे जुड़े हुए जो विभिन्न उत्सव होते हैं और उनसे रिलेटेड जो काम होते हैं, जैसे शादियाँ हैं, बर्थडे पार्टी है या इस तरीके से जो छोटे बड़े जो उत्सव होते हैं उनको मनाते हैं हम और वहाँ पे डीजे वगैरह लगाते हैं, तब वो डीजे सिस्टम या जो म्यूजिक सिस्टम हम लाउडली बजाते हैं
वो भी ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देता है, ध्वनि प्रदूषण करता है। ध्वनि प्रदूषण में अब प्रदूषक क्या होते हैं, तो प्रदूषक सिंपल सा कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि ही ध्वनि प्रदूषक है। यानी हमारी सहन क्षमता, हमारी जो सुनने की क्षमता है उससे ऊंची जब ध्वनि का लेवल होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रदूषक, ध्वनि प्रदूषण के प्रदूषक। अब आइए देखते हैं ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या हैं। ध्वनि प्रदूषण की वजह से जब बहुत ज़्यादा ध्वनि हमारे कान पे जाती है तो जो हमारे कान के पर्दे हैं उनको बहुत हद तक क्षति पहुंचती है, जिसकी वजह से हम सुनने की हमारी जो क्षमता है उसमें कमी आने लगती है और धीरे धीरे बहरापन बढ़ने लगता है। ध्वनि बहुत ज़्यादा जब हमारे कानों पे पड़ती है तो हमारी जो याददाश्त शक्ति है, हमारी जो एकाग्रता है, हमारा जो कंसंट्रेशन है उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से हमारे अंदर चिड़चिड़ापन सा शुरू हो जाता है, हम बात बात में गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। ये ध्वनि प्रदूषण का ही प्रभाव है। इसके अलावा टेंशन होने लगती है, बहुत हम तनाव में रहने लगते हैं। तनाव की स्थिति के कारण पागलपन की स्थिति बढ़ने लगती है। उसके अतिरिक्त जो रक्तचाप है वो भी उच्च होने लगता है, यानी हाई बीपी की प्रॉब्लम होने लगती है और हाई बीपी की वजह से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम की संभावना होती है। अब देखते हैं भूमि प्रदूषण। भूमि किस तरीके से प्रदूषित होती है, कौन कौन से प्रदूषक हैं जो भूमि को प्रदूषित करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं भूमि प्रदूषण कहते किसको हैं। मानव के विभिन्न क्रियाकलापों के कारण जब भूमि में भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में निगेटिव चेंज होता है, अवांछनीय परिवर्तन होता है, तो भूमि की जो गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी है वो खराब होने लगती है और उसकी उपयोगिता ख़त्म होने लगती है, नष्ट होने लगती है। उसी को हम कहते हैं भूमि प्रदूषण। यानी सिंपल वे में कहे तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति का ह्रास ही, कमी ही भूमि प्रदूषण कहलाती है। अब आइए देखते हैं भूमि प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं। तो उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है, जो हम डायरेक्टली भूमि में डाल देते हैं कभी कभी, तो उसकी वजह से भी हमारी भूमि में विभिन्न तरीके के जो रसायन हैं उनका संकेंद्रण शुरू हो जाता है, कंसंट्रेशन होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी जो भूमि है वो अनुपजाऊ होने लगती है। इसके अलावा कृषि से निकले जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, क्योंकि कृषि में हम रसायनों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, तो जो भी कृषि से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे फसलों के काटने के बाद जो डंठल बचता है उसको हम भूमि में जला देते हैं या उसको कोड़ के भूमि में मिला देते हैं। उसकी वजह से बहुत सारे जो केमिकल्स हैं वो उसमें मिक्स होते हैं जलाने की वजह से, और हमारी भूमि अनुर्वर होनी शुरू हो जाती है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होने लगती है। इसके अतिरिक्त जो भी घरेलू अपशिष्ट पदार्थ हैं, घरों से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको जब हम भूमि में ऐसे ही फेंक देते हैं, जिसमें प्लास्टिक, कचरे, बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन डिग्रेडेबल होती हैं, और ऐसी कंडीशन में हमारी जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति क्षीण होने लगती है, ख़राब होने लगती है, नष्ट होने लगती है। इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों से भी प्लास्टिक और इस तरीके के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हम डायरेक्टली भूमि में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त खनन के कारण भी, जहाँ भी खनन हम करते हैं, माइनिंग करते हैं, तो खनिजों को निकालते हैं, तो छोटे छोटे जो खनिजों के जो कण होते हैं वो आसपास के क्षेत्रों में हवा में उड़ते हुए, और जो भी भारी कण होते हैं वो ज़मीन पे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से आसपास की मिट्टी हमारी, जहाँ ये परत के रूप में बिछ जाते हैं खनिजों के कण, ऐसी मिट्टी फिर हमारी बेकार हो जाती है, अनुर्वर हो जाती है और हमारी कृषि के उत्पादन के लायक नहीं रह जाती है। अब आइए देखते हैं भूमि प्रदूषण के पॉल्यूटेंट कौन से हैं, कौन से प्रदूषक हैं जो भूमि को प्रदूषित करते हैं। तो उद्योगों से निकलने वाले विभिन्न तरीके के रसायन हैं, ज्वलनशील जो तत्व हैं, विषैले तत्व हैं, वो मिक्स होते हैं भूमि में और हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को खराब कर देते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि से निकलने वाले जो उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं या शाकनाशक जो तत्व होते हैं, जो रसायन होते हैं, वो भूमि में मिलते हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को खराब कर देते हैं। इसके अतिरिक्त घरों से निकला हुआ जो कूड़ा कचरा
होता है प्लास्टिक, रैपर, रद्दी, कांच की शीशियाँ, सब्जियों के छिलके आदि जब हम भूमि में डालते हैं तो वो भी भूमि में तरह तरह के रसायनों का कंसंट्रेशन के लिए को प्रोत्साहित करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो भूमि है, हमारी जो ज़मीन है, जो मिट्टी है, वो अनुर्वर होने लगती है, बेकार होने लगती है, बंजर होने लगती है। इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों से निकलने वाले जो अपशिष्ट होते हैं, जैसे सब्जी मंडी से निकली जो सड़ी गली सब्जियां हैं, फल हैं, या अस्पतालों से निकलने वाले जो अपशिष्ट हैं, दवाओं के रैपर हैं, बॉटल्स हैं, प्लास्टिक बॉटल, शीशियाँ हैं या इंजेक्शंस हैं, ये सब जो अस्पतालों से निकलते हैं वो भी हमारी भूमि को प्रदूषित करते हैं, क्योंकि ये नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। इसके अतिरिक्त जो गटर से जो कचरा निकालते हैं और आसपास की ज़मीन पे फैला देते हैं, वो भी बहुत हद तक हमारी जो भूमि है उसको प्रदूषित करती है, उसको अनुर्वर करती है। अब आइए देखते हैं भूमि प्रदूषण के प्रभाव क्या हैं, क्या इफ़ेक्ट हैं लैंड पोल्यूशन के। तो भूमि प्रदूषण के कई तरह के प्रभाव देखे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रभाव है कि जो हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति, उसमें कमी आने लगती है, जिससे फसल उत्पादन घट जाता है और हमारा कृषि का उत्पादन भी घटने लगता है, जिसका सीधा सा असर पड़ता है हमारे जो आर्थिक विकास है उस पर। इसके अतिरिक्त जल स्रोत भी प्रदूषित होने लगते हैं, क्योंकि जब हमारी मिट्टी में विभिन्न तरीके के रसायनों का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो वर्षा का पानी जब भी इस मिट्टी पे गिरता है तो वो इन रसायनों को लेके बहता है और बहते हुए हमारे जो धरातलीय जल है उसमें प्रवाहित होता है और धरातलीय जल को प्रदूषित करता है। इसके अतिरिक्त इन रसायनों को लेके जब वर्षा का पानी रिसता है मिट्टी के अंदर और अंडरग्राउंड वाटर तक जाता है, तब अंडरग्राउंड वाटर को यानी कि भूमिगत जल को भी प्रदूषित करता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि भूमि प्रदूषण के कारण हमारे जल के जो दो स्रोत हैं, सतही जल और भूमिगत जल, सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर, ये दोनों ही प्रदूषित हो जाते हैं भूमि प्रदूषण के कारण। इसके अलावा मिट्टी में जब हम कूड़ा कचरा फेंकते हैं तो कूड़े कचरे फेंकने की वजह से ये कूड़ा कचरा सड़ता है और उसमें से विभिन्न तरीके के कीड़े मकोड़े, सांप, गोजर, बिच्छू उत्पन्न होते हैं, जो तरह तरह की बीमारियां फैलाते हैं। मक्खियां उत्पन्न होती हैं, कॉकरोच उत्पन्न होते हैं, जो तरह तरह की बीमारियां फैलाते हैं। इस तरीके से आज का हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की जो समस्याएँ हैं उसको डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।